जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीके इंचार्ज पर। इस वीडियो में हम सब जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे और एक प्रश्न के साथ 2-4 प्रश्नों को और रिलेट करके याद करने का प्रयास करेंगे ताकि बहुत समय तक याद रहे और एग्जाम के दृष्टिकोण से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या तो पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना बनती है, जीके जीएस के ऐसे प्रश्नों को आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूं। एग्जाम के दिन आपका आंसर जरूर बने, सबसे पहला टारगेट यही रहेगा कि जो भी क्वेश्चन है वो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम बताइए। तो इसको हम लोग डिस्कशन के साथ देखेंगे। यदि आप ग्लोब ऐसे बनाने के बाद कर्क रेखा देखेंगे तो कर्क रेखा यहाँ ऊपर है और इसके बाद यहाँ देखिए विषुवत रेखा है और नीचे मकर रेखा। तो क्वेश्चन है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। तो यह है माही नदी और माही नदी याद रखिएगा यह भारत में ही बहती है। तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसके बाद ही याद रखिए कि विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। तो यह है कांगो नदी या जायरे नदी। कांगो या जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। यदि मकर रेखा की बात करें तो इसे भी एक नदी 2 बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी है जो दक्षिण अफ्रीका में बहती है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्या कहा जाता है। यानी कि जब ज्वालामुखी उद्गार होता है धरती पर तो उसका मुख कप के आकार का बन जाता है। इसे क्या नाम दिया गया है, क्या कहा जाता है। तो इसे हम क्रेटर कहते हैं। पूछता है एग्जाम में ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्या कहा जाता है। तो क्रेटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हुमायूं नामा के रचनाकार कौन थे। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी। इसका आंसर क्या होगा, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। हुमायूं जो था यह निर्वासित जीवन भी जिया था शेरशाह के कारण। और आपको याद होगा कि हुमायूं जो था वह ज्योतिष विद्या में बहुत ज्यादा विश्वास रखता था और इसीलिए इसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के अलग अलग कपड़े पहनने का नियम बनाया था। तो पूछता है कि सप्ताह के 7 दिन अलग अलग कलर के कपड़े पहनने वाला कौन सा मुगल शासक था। तो वह हुमायूं था। यह ज्योतिष विद्या में विश्वास रखता था और हुमायूं नामा के रचनाकार गुलबदन बेगम थी। इसके बाद है सेन वंश की राजधानी कहाँ थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, सेन वंश की राजधानी कहाँ थी। तो इसका आंसर हो जाएगा नदिया। सेन वंश की राजधानी नदिया थी। या ऑप्शन में मिल सकता है आपको लखनौती। सेन वंश की राजधानी कुछ भी रहे, लखनौती या नदिया। सेन वंश की राजधानी लखनौती या नदिया थी। सेन वंश का संस्थापक कौन था, सामंत सेन। सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था। इसके बाद हम लोग देखें महाधिवक्ता, इसकी नियुक्ति कौन करता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। तो जान लीजिए राज्य में एक कानून अधिकारी होता है। जिस तरह से संविधान के अनुच्छेद 165 में वर्णन है कि किसी भी राज्य का सबसे बड़ा यानी सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होगा, तो वह महाधिवक्ता होगा। और इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल। राज्य का राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है और महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बना रहता है जब तक वह चाहे। इसी तरह का पोस्ट केंद्र लेवल पर भी है जिसे हम महान्यायवादी के नाम से जानते हैं। तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है और जब तक राष्ट्रपति चाहे यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वह अपने पद पर बना रहता है। और राज्य में महाधिवक्ता राज्यपाल के इच्छा अनुसार पद पर बना रहता है। अगला क्वेश्चन है मैथिली भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया और किस ईस्वी में जोड़ा गया। तो मैथिली भाषा जो है वह बिहार के मिथिला इलाके यानी कि दरभंगा मधुबनी का इलाका में बोला जाता है। तो मैथिली भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया यानी तो 92वां संशोधन। 92वां संशोधन 2003 बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछता है। 92वां संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संविधान में 4 भाषाओं को जोड़ा गया था जिसमें कि मैथिली था, संथाली, बोडो और डोगरी।
मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी, इन चारों भाषाओं को 92वां संशोधन अधिनियम 2003 ईस्वी में संविधान में जोड़ा गया। इसके बाद देखिए वाटर गैस, वाटर गैस पूछता है, केमिस्ट्री का है। वाटर गैस किसे कहते हैं, तो इसका सूत्र क्या होगा, वाटर गैस किसे कहते हैं, CO+H2, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, इसके मिलने से वाटर गैस बनता है CO+H2। वाटर गैस जो है इसका उपयोग वेल्डिंग का काम जो है उसमें किया जाता है, या ईंधन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो वाटर गैस CO+H2 को वाटर गैस कहा जाता है। इसके बाद देखिए कि तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना के कारण होता है, तो इसका आंसर होगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। यदि आप देखेंगे तो कोई भी जो है प्रकाश मान लें, या एक सीधी रेखा को अगर हम खींचें और यहां पर अविलंब के बाद इसे हल्का सा यदि मुड़ा हुआ दिखाई दे, तो यही है प्रकाश का अपवर्तन। अगर आप समझें कि इस तरह से कोई भी, जैसे छड़ी अगर है और यहाँ पानी है, उसे आप सीधी छड़ी को पानी में डालिएगा तो वह थोड़ा मुड़ा हुआ दिखाई देता है, यह भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। इसी प्रकार देखिएगा कि पानी में कोई भी सिक्का जो है अपनी तली से थोड़ा उठा हुआ दिखाई देता है, वह भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण है। या कोई भी मछली अधिक गहराई में है फिर भी वह ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और बहुत इंपॉर्टेंट, उगता हुआ सूर्य या डूबता हुआ सूर्य, उगने के बाद या डूबने के बाद भी उसकी जो लालिमा दिखाई देती है, यह भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। और तारों का टिमटिमाना, यह भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। अपवर्तन वही है जब प्रकाश अपनी जो सीधी रेखा है उससे थोड़ा विचलित जब हो जाता है, उसे ही अपवर्तन कहते हैं। तारों का टिमटिमाना उसकी ही एक घटना है। क्वेश्चन है मुंडा विद्रोह, यह भारत के किस राज्य में हुआ था और इसके प्रणेता कौन थे। मुंडा विद्रोह यह भारत में झारखंड राज्य में हुआ था और मुंडा विद्रोह के प्रणेता बिरसा मुंडा हुए थे। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में किया गया था झारखंड में, और यह विद्रोह जो है 1899 से लेकर 1900 ईस्वी के दरमियान में ही हुआ था। इसलिए 1899 से 1900 को याद रखेंगे। मुंडा विद्रोह झारखंड में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में लड़ा गया था। उसके बाद है तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध क्वेश्चन पूछ रहा है। तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया और किसके बीच में लड़ा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, जिसमें कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था। इसी तरह याद रखिए 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था। तो पहला युद्ध कब हुआ था, तो वह हुआ था 1191 ईस्वी में। तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ, और ठीक विपरीत इसमें पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया था। यानी कि पहले युद्ध में, तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया, और तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया। तो दोस्तों जीके जीएस से संबंधित मिसलेनियस स्टडी या टॉपिक स्टडी के लिए आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हर वीडियो में कुछ विश्वास के साथ आप लोगों को कुछ न कुछ जीके जरूर सिखाने का प्रयास रहेगा। और हर दिन कुछ सीखिए ताकि एग्जाम में आप सबसे आगे रहें और सबसे सटीक उत्तर देकर आएं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।